अमेरिका में फेंटेनाइल संकट एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है और अब जाकर काश पटेल ने क्यों कहा कि हम भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जानेंगे क्या है मामला। तो यहीं दूसरी तरफ एक नया खतरा कौन सा है जो अमेरिका की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और भारत के लिए भी ये बड़ी चेतावनी की बात है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका में फेंटेनाइल संकट एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। यह संकट इतना गंभीर है कि फेंटेनाइल अब 18 से 45 वर्ष की आयु के अमेरिकियों की मृत्यु का प्रमुख कारण है। हाल ही में FBI निदेशक काश पटेल ने जो रोगन पॉडकास्ट में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें उन्होंने भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। फेंटेनाइल एक सिंथेटिक ओपियोइड दवा है जो दर्द निवारक और संवेदनाहारी के रूप में उपयोग की जाती है। यह मॉर्फिन से 100 गुना और हीरोइन से 50 गुना अधिक शक्तिशाली है। हालांकि ये चिकित्सीय उपयोग के लिए स्वीकृत है। अवैध रूप से निर्मित फेंटेनाइल ने अमेरिका में नशीली दवाओं की महामारी को बढ़ा दिया है। साल 2024 में अमेरिका में फेंटेनाइल से संबंधित ओवरडोज से 80,391 मौतें हुई, जो 2023 के 1,10,037 से कम है, लेकिन फिर भी एक भयावह आंकड़ा है। काश पटेल ने इस संकट को केवल एक स्वास्थ्य समस्या के बजाय रासायनिक युद्ध के रूप में वर्णित किया। उन्होंने दावा किया कि ये एक सुनियोजित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें चीन, भारत, मेक्सिको शामिल हैं। पटेल के अनुसार फेंटेनाइल के रासायनिक अग्रदूत चीन के वुहान में निर्मित होते हैं, भारत के गुजरात जैसे क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं और फिर मेक्सिको के सिनालोआ और जालिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल द्वारा अंतिम प्रोडक्ट में परिवर्तित किए जाते हैं। ये दवा अंततः अमेरिकी स्कूलों, उपनगरों और अस्पतालों तक पहुंचती है। पटेल ने जोर देकर कहा कि फेंटेनाइल से होने वाली मौतें भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में नगण्य है, जिसे उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अमेरिका को टारगेट करने की रणनीति के रूप में देखा। उनका दावा है कि ये न केवल एक मादक पदार्थ की समस्या है, बल्कि अमेरिकी समाज, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को कमजोर करने का एक सुनियोजित प्रयास है। पटेल ने भारत को इस वैश्विक नेटवर्क में एक पारगमन केंद्र के रूप में चिन्हित किया, न कि उपभोक्ता के रूप में। उन्होंने बताया कि भारत में फेंटेनाइल की खपत नहीं होती है और न ही इससे संबंधित मौतें होती हैं। हालांकि चीनी आपूर्तिकर्ता प्रत्यक्ष जांच से बचने के लिए भारत के रास्ते फेंटेनाइल अग्रदूतों को भेजते हैं। भारत इस संकट से निपटने में अमेरिका के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। पटेल ने पॉडकास्ट में खुलासा किया कि उन्होंने हाल ही में भारतीय सरकार के साथ बात की थी। उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय सरकार से अभी बात की। मैंने कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए। ये सामग्री आपके देश में आ रही है और फिर इसे आपके देश से बाहर ले जाया जा रहा है, क्योंकि भारत में फेंटेनाइल का उपयोग नहीं हो रहा है। FBI और भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां संयुक्त रूप से उन कंपनियों की पहचान और कार्रवाई कर रही हैं जो फेंटेनाइल अग्रदूतों की तस्करी में शामिल हैं। पटेल ने कहा कि इन कंपनियों को बंद करने, उन पर प्रतिबंध लगाने, जहां संभव हो गिरफ्तारियां करने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ भारतीय रासायनिक निर्माता जैसे वसुधा फार्माकेम लिमिटेड, रसुकट केमिकल्स और एथोस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड अमेरिकी जांच के दायरे में है। इसके अलावा भारत और अमेरिका आपसी कानूनी सहायता संधि के तहत अभियोग दायर करने और तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। ये सहयोग भारत को फेंटेनाइल आपूर्ति श्रृंखला में और गहराई तक शामिल होने के रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। पटेल ने यह भी उजागर किया कि मैक्सिको आधारित कार्टेल अब कनाडा, विशेष रूप से वैंकूवर को एक नए वितरण केंद्र के रूप में उपयोग कर रहे हैं। यह बदलाव अमेरिका मैक्सिको सीमा पर कड़े परिवर्तन प्रयासों के जवाब में हुआ है। उन्होंने दावा किया कि वैंकूवर के माध्यम से फेंटेनाइल अमेरिका में प्रवेश कर रहा है, जो उत्तरी सीमा पर निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता को दिखलाता है। हालांकि अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के आंकड़े बताते हैं कि उत्तरी सीमा पर जब्त किया गया फेंटेनाइल 6.3 kg मैक्सिको से जब्त किए गए 300 kg की तुलना में बहुत ही कम है। पटेल ने FBI में अपने सुधारों के बारे में बताया। उन्होंने वाशिंगटन DC में तैनात 11,000 से अधिक कर्मचारियों में से 1,500 को देश भर के फील्ड कार्यालयों में स्थानांतरित किया, ताकि हिंसक अपराध, फेंटेनाइल वितरण, कार्टेल गतिविधियों में अधिक ध्यान दिया जा सके। उनका मानना है कि FBI को प्रशासनिक कार्यों के बजाय स्थानीय स्तर पर सक्रिय होना चाहिए। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों ने ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन
ऑपरेशंस के इतिहास में सबसे बड़े फेंटेनाइल जब्ती की, जिसमें 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 400 केजी से अधिक दवा की जब्ती की। ये कार्रवाई इस संकट से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। फेंटेनाइल संकट की तुलना 19वीं सदी के अफीम युद्धों से कर सकते हैं, जो चीन और पश्चिमी शक्तियों के बीच लड़े गए। ये ऐतिहासिक उदाहरण नस्ली दवाओं के व्यापार, भू राजनीति और सामाजिक प्रभाव के बीच समानता दिखलाता है। 18वीं 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अफीम की खेती को बढ़ावा दिया था, विशेष रूप से बंगाल और बिहार में। इस अफीम को चीन में निर्यात किया गया, जहां इसे अवैध रूप से बेचा गया। 1830 तक लाखों चीनी नागरिक अफीम के आदी हो चुके थे, जिसने सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता पैदा की। चीन की प्रतिक्रिया की बात करें तो किंग राजवंश ने अफीम व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। 1839 में चीनी अधिकारी लिन जेक्सू ने कैंटन में 20,000 बक्से ब्रिटिश अफीम को नष्ट कर दिया। इससे ब्रिटेन ने पहला अफीम युद्ध शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप चीन की हार हुई और नानकिंग की संधि के तहत हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया गया। दूसरा अफीम युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस ने फिर से चीन पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप अफीम व्यापार को वैध बनाया गया और चीन को और अधिक रियायतें देनी पड़ी। अफीम युद्धों ने चीन को कमजोर कर दिया और साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रभुत्व बढ़ाया। चीनी समाज में नशीली दवाओं की लत को और गहरा किया। ये एक राष्ट्रीय अपमान के रूप में देखा गया, जिसने 20वीं सदी में चीनी राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। अफीम युद्धों में भारत, जो कि ब्रिटिश नियंत्रण में था, अफीम का उत्पादन का केंद्र था, जिसे चीन में भेजा गया। फेंटेनाइल संकट में भारत एक पारगमन केंद्र है, जहां चीनी अग्रदूत मैक्सिको और अमेरिका के लिए भेजे जाते हैं। दोनों मामलों में नशीली दवाओं के व्यापार का एक जटिल वैश्विक नेटवर्क भी निर्भर करता है, जिसमें कई देश और अभिनेता शामिल हैं। अफीम युद्धों में ब्रिटेन ने आर्थिक लाभ के लिए अफीम व्यापार को बढ़ावा दिया, जिसने चीन को कमजोर किया। फेंटेनाइल संकट में पटेल का दावा है कि सीसीपी अमेरिका को टारगेट करके फेंटेनाइल का उपयोग कर रही है, जिसे वह रासायनिक युद्ध करते हैं। दोनों ही संकटों में नशीली दवाएं सामाजिक और राष्ट्रीय स्थिरता को कमजोर करने के लिए एक हथियार के रूप में देखी गई। अफीम की लत ने 19वीं सदी में चीनी समाज को तबाह कर दिया, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए। फेंटेनाइल ने अमेरिका में समान तबाही मचाई है। 74,000 से अधिक मौतें हुई हैं। दोनों मामलों में नशीली दवाओं ने युवा पीढ़ी को विशेष रूप से प्रभावित किया, जिससे दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक नुकसान हुआ। अफीम युद्ध में भी चीन ने अकेले ही पश्चिमी शक्तियों का सामना किया और हार किया। फेंटेनाइल में भारत और अमेरिका सहयोग कर रहे हैं, जो एक सहकारी दृष्टिकोण को दिखलाता है। अफीम युद्धों ने दिखाया कि नशीली दवाओं का व्यापार साम्राज्यवादी और भू राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन हो सकता है। फेंटेनाइल संकट में पटेल का दावा है कि सीसीपी एक समान रणनीति ही अपना रही है। खैर, अब यहाँ पर भारत तो मदद कर ही रहा है, पर ये देखने को मिल रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक विवाद है, बल्कि दोनों देशों के बीच में अभी रेयर अर्थ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, ताइवान और छात्र वीजा का रद्द होना, ये सब कुछ है। फेंटेनाइल की भी बात है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, अमेरिका में जो फंगस तस्करी का मामला आया था, हाल ही में अमेरिका में 2 चीनी नागरिकों को पकड़ा गया था और जिनके पास फंगस पाए गए थे। 4 जून को अमेरिकी न्याय विभाग ने घोषणा की कि दोनों चीनी नागरिकों को मिशिगन में फंगस तस्करी के आरोप लगाए गए। जियान मिशिगन विश्वविद्यालय में शोधकर्ता थे। फ्यूजेरियम एक फसल नष्ट करने वाला फंगस है। गॉर्डन चांग ने न्यूज पर इस मामले में अमेरिका के खिलाफ एक युद्ध के समान बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका सख्त कदम नहीं उठाता है, जैसे चीन के साथ संबंध तोड़ना, तो ये कोविड, फेंटेनाइल और इससे भी बदतर खतरे का सामना कर सकता है। चांग, जो 2 दशकों से चीन में रहे हैं, अमेरिकी कानूनी फर्म वॉल पीस के सलाहकार थे। उन्होंने कहा कि हम अभिभूत हो रहे हैं, हमें अंततः बहुत बड़ा झटका लगेगा, न केवल कोविड, न केवल फेंटेनाइल, बल्कि शायद इससे भी कुछ ज्यादा बदतर हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।